हे गाइस, यदि मैं आपसे दो सेंटेंस बोलूं कि सीता इट्स अ मैंगो एंड विराट किक्ड अ फुटबॉल, फिर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों सेंटेंसेज में कौन कौन से नाउन का प्रयोग किया गया है, तो आपका रिप्लाई होगा कि सर इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में सीता एंड मैंगो ये दो नाउन का प्रयोग किया गया है। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में विराट एंड फुटबॉल इन दो नाउन्स का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ये चार नाउन्स दोनों सेंटेंस में प्रयोग किए गए हैं। इसका मतलब हम इससे ये समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में एक या एक से अधिक नाउन्स का प्रयोग किया जा सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, जैसा कि हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, वो वीडियो जरूर देखें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चूंकि फर्स्ट सेंटेंस में सीता के बारे में बात की जा रही है तो सीता एक सब्जेक्ट हुआ। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में विराट के बारे में बात किया जा रहा है तो विराट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। लेकिन व्हाट अबाउट मैंगो एंड व्हाट अबाउट हेयर फुटबॉल, क्या मैंगो और फुटबॉल ये भी सब्जेक्ट हैं या ये कुछ और हैं? अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर इनको क्या नाम दिया जाए, इनको क्या कहा जाए? तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि यदि एक सेंटेंस में एक से अधिक नाउन्स का प्रयोग किया जाता है तो उनका नाम क्या दिया जाता है, अर्थात उनके रोल के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस में उन नाउन्स को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम नाउन के अंतर्गत केस पढ़ते हैं। केस अर्थात कारक। अब सवाल ये उठता है कि केस का डेफिनेशन क्या है? तो फ्रेंड्स, जिससे हमें ये पता चले किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कि वह सेंटेंस में किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात वो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है या किसी अन्य रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो वो केस कहलाता है। फ्रेंड्स, केस तीन प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस अथवा एक्यूजेटिव केस एंड तीसरा पजेसिव केस, और उसी को दूसरा नाम दिया जाता है जेनिटिव केस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात की जाए उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि वर्ब किसी भी प्रेडिकेट का एक पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड के रूप में वर्ब को माना जाता है। वर्ब अर्थात क्रिया, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। एंड वर्ब का अर्थ है यहाँ एक्शन वर्ड से, अर्थात जब किसी सेंटेंस में कोई कार्य होता है अर्थात किसी काम को संपन्न किया जाता है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, सोना, धोना, हंसना, रोना, गाना, पढ़ना, लिखना, ये सब वर्ब्स हैं फ्रेंड। तो अब हम वर्ब्स के परिप्रेक्ष्य में सब्जेक्ट को समझेंगे। फ्रेंड्स, वर्ब्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को संपन्न करता है, अर्थात द डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, मतलब कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में देखें अपन कि आम खाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, तो आपका जवाब होगा सीता। तो बिल्कुल सही फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो सीता है। सिमिलरली दूसरे सेंटेंस में यदि देखें, मैं आपसे पूछूं कि बताइए फुटबॉल को किक करने का काम कौन कर रहा है, तो आपका रिप्लाई होगा विराट, अर्थात यहाँ पे विराट जो है वो सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसको नॉमिनेटिव केस में माना जाता है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, बस जरा ध्यान दीजिएगा। जब सब्जेक्ट के रूप में अर्थात किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाले के रूप में यूज किया जाए, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी एक्शन परफॉर्म करने वाले के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसको हम नॉमिनेटिव केस में मानते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको नॉमिनेटिव केस समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पे इस सेंटेंस में सीता चूंकि सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए ये जो सीता है दिस इज इन नॉमिनेटिव केस। सिमिलरली फ्रेंड, विराट भी यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए ये विराट जो है ये नॉमिनेटिव केस में है। फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव केस का पता लगाने के लिए वर्ब के आगे हु या व्हाट लगाकर प्रश्न करने से जो रिप्लाई मिलता है वो नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे कि ये पहले सेंटेंस में यदि मैं पूछूं कि हु इट्स अ मैंगो, अर्थात मैं पूछूं कि हु इट्स अ मैंगो, तो यहां रिप्लाई मिल रहा है हमें सीता, अर्थात सीता जो है नॉमिनेटिव केस में है। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में यदि मैं क्वेश्चन करूं कि हु किक्ड फुटबॉल,
then answer will be Virat, and that's why here Virat is in nominative case. तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको नॉमिनेटिव केस पहचानने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नॉमिनेटिव केस के नाउन या प्रोनाउन को इजीली पकड़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस में मैंगो एंड फुटबॉल की। ये जो सेंटेंसेज हैं इन दोनों में मैंगो और फुटबॉल क्या है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें एक टर्म समझना होगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का प्रभाव जिस पे पड़ता है, अर्थात किसी कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में मैं आपसे पूछूं कि सीता ईट्स व्हाट और व्हाट डज सीता ईट, मतलब सीता के खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो मैंगो पे, इसीलिए मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली फ्रेंड्स यदि सेकेंड सेंटेंस में मैं क्वेश्चन पूछूं कि विराट किक्ड व्हाट और व्हाट डिड विराट किक, तो जवाब मिला फुटबॉल। अतः फुटबॉल जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स। तो ऐसे नाउन्स जो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनको ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है, अर्थात इसी का दूसरा नाम एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है यदि वो नाउन या प्रोनाउन है तो वो एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ रहा होगा। जैसे कि दोनों सेंटेंस में देखिए यहाँ पे मैंगो जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में है एंड फुटबॉल ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में है, अतः ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस में है। फ्रेंड्स एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस को पता करने के लिए वर्ब और सब्जेक्ट के आगे whom और what लगाकर प्रश्न करने से जो रिप्लाई मिलता है वही ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे कि इस सेंटेंस में अगर मैं वर्ब और सब्जेक्ट के आगे यदि what लगाकर प्रश्न पूछूं, जैसे what does सीता eat, तो आंसर मिला मैंगो, दैट्स व्हाई दिस इज इन ऑब्जेक्टिव केस। सिमिलरली व्हाट डिड विराट किक, तो यहाँ रिप्लाई मिला फुटबॉल, इसीलिए फुटबॉल जो है ऑब्जेक्टिव केस में है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स कभी कभी सेंटेंस में नाउन जो है वो प्रीपोजिशन के बाद आता है, इसीलिए इस तरह के नाउन को हम एक्यूजेटिव केस में ही मानते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल। अब जरा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स इस सेंटेंस को, तो इसमें देखिए कि ये जो टेबल है ये प्रीपोजिशन के बाद आया है, अतः प्रीपोजिशन के बाद जो आया है ये टेबल, ये भी हमारा एक्यूजेटिव केस में ही अर्थात ऑब्जेक्टिव केस में ही इसको मानेंगे फ्रेंड्स। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई नाउन किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद में आए तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में ही माना जाता है। एंड फ्रेंड्स कभी कभी ये भी देखा जाता है सेंटेंस में कि नाउन का एक ही नाउन सेम नाउन जो है ऑब्जेक्टिव केस में भी आता है और सब्जेक्टिव केस में भी आता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, सीता प्लक्ड अ फ्लावर, सीता प्लक्ड अ फ्लावर। और यदि हम इसी को ऐसे बोले कि फ्लावर वॉज प्लक्ड, तो फ्रेंड्स यहां ध्यान से देखिए कि इस सेंटेंस में यदि मैं व्हाट लगाकर प्रश्न करूं कि व्हाट डिड सीता प्लक, तो रिप्लाई मिला फ्लावर, इसीलिए यहां चूंकि ये फ्लावर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है फ्रेंड्स। किंतु यदि इस सेंटेंस को देखें तो व्हाट वाज प्लक्ड, क्वेश्चन में यदि व्हाट लगा के पूछे, यदि इस सेंटेंस में व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछे कि व्हाट वाज प्लक्ड, तो आंसर मिला हमारा फ्लावर, और इसीलिए यहां पे फ्लावर जो है ये सब्जेक्टिव केस में है। तो फ्रेंड्स इंग्लिश में ये ध्यान देने वाली बात होती है कि सेम नाउन सब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है एंड ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है। तो इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि ये जो नॉमिनेटिव केस होता है या सब्जेक्टिव केस, ये जो है ये हमेशा वर्ब के पहले आता है, और जबकि ऑब्जेक्टिव केस जो है वो वर्ब के बाद में आता है। तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और ये दो सेंटेंस को देखते हैं। जैसे सीता गेव अ बुक। सिमिलरली यदि दूसरा सेंटेंस देखें तो सीता गेव रवि अ बुक। फ्रेंड्स ध्यान से देखें दोनों सेंटेंस को, तो इन दोनों सेंटेंस में ये जो बुक है ये बुक
वर्ब गेव का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किंतु फ्रेंड्स यहां दूसरा सेंटेंस जो ये कह रहा हमें कि रवि वो व्यक्ति है जिसको कि बुक दिया गया। पहले सेंटेंस में सीधा हमें यह बताया जा रहा है कि सीता ने बुक दिया, मगर किसको नहीं पता। लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमें यह बताया जा रहा है कि सीता ने बुक दिया किसको, रवि को। तो यहां पे यह ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बुक है, दोनों ही सेंटेंस में बुक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये दोनों ही सेंटेंस में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किंतु दूसरे सेंटेंस में ये जो रवि है, ये रवि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि रवि वो व्यक्ति है जिसको बुक दिया गया, लेकिन मुख्य काम तो देने का हो रहा है। और वो चीज क्या है, देने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो वो बुक पे पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन बुक किसको दिया गया, तो वो रवि को दिया गया, इसलिए रवि जो है यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे, तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, बस ध्यान दीजिएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा वर्ब के जस्ट बाद आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। सिंपल सी बात है, वर्ब के जस्ट बाद और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले जो आएगा, जो भी नाउन आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा वर्ब के बाद आता है और इन दोनों के बीच में कोई और नाउन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये केस समझ में आया होगा। अभी हमने दो केस पढ़े हैं, नॉमिनेटिव केस एज वेल एज ऑब्जेक्टिव केस। फ्रेंड्स तीसरा केस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये दोनों केस अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।